नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 12 सितंबर की शिफ्ट 1, 2 और 3। ठीक है, ये वैसे तो लास्ट शिफ्ट बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अब ये सबसे बाद में वीडियो अपलोड हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये लास्ट है आपका पेपर, यानी कि आपके 27 के 27 सेट्स आज समाप्त हो जाएंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि पूरा वीडियो इसको भी देखें और पूरा एनालाइज करके थोड़ा अपना रिव्यू दें, यानी कि कमेंट में बताएं कि चीजें कैसी रही, यानी कि सवाल सोल्यूशन ठीक था या फिर आपको समझ में आया कि नहीं आया और क्या चीजें और हो सकती हैं, यानी कि कुछ सजेशन देना हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता लगे कि यहाँ पर सब चीजें ठीक है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा और इसकी सोल्यूशन पीडीएफ कंपाइलेशन भी हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो उसको भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, पहला सवाल है, कह रहा 2006 की तुलना में 2009 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। यानी कि 2006 से पूछ रहा 2009 में, यानी कि 45 से 100 पहुंच गया। कितनी की वृद्धि हो गई? 55 की। किस में हुई है? 45 में। गुणे में कितना हो गया? 100 हो गया, यानी कि ये 11 हो गया, 5 ने 45 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1100 बटे में 9 हो गया। तो 9 एकम 9, बचा कितना है? 2। तो 9 दूनी 18, फिर से 2, 9 दूनी 18, तो आंसर क्या आ गया? 122%। अगला सवाल, किस वर्ष में परिवार F4 का वार्षिक व्यय 2017 से 2021 तक परिवार F4 के औसत व्यय के बराबर था? तो सबसे पहले F4 का क्या निकालेंगे? एवरेज, यानी कि 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100 और 50 150 हो गया। 150 में 40 जोड़ेंगे तो 190 और 5 और 5 10 बचा, यानी कि 200 आ गया। टोटल 5 थे तो भाग करेंगे 5 को 20, 40 हो गया। अब कह रहा था 2017 से 2021 तक किसके बराबर था ये? देखो यहाँ पर ये है और तो कोई है नहीं, यानी कि 2017 में बराबर था। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का भाई, 5 से 3 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18, माइनस का 18 माइनस का, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो माइनस का 20 हो गया, डिवाइड बाई 10 हो गया, तो 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 18 और 2 20 आ गया माइनस का। नीचे से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, माइनस का 5 15 आ गया, माइनस का 15 और 4 19 हो गया माइनस का, यानी कि माइनस के 19 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा प्लस का 20 बटे 19। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्त कभी नहीं हो सकता? यानी कि एचसीएफ का हमें केवल मल्टीपल चेक करना है, तो 74 है, 12 का मल्टीपल नहीं है, 24 है, 60 है, 48 है, तो आंसर यही लगा दो। अगला सवाल, यदि एक खोखले गोले को जिसके बाह्य और आंतरिक व्यास, अच्छा इसमें एक चीज देख लो, अगर जैसे नहीं समझ में आ रही, जैसे 2 नंबर लिखे एक्स वाई, इनका अगर एचसीएफ 12 है तो ये 12 एक्स और 12 वाई रहे होंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? 12 आ रहा। इनका एलसीएम लिखोगे तो 12 लिख लोगे, x इंटू में बाई होगा, ये हमारा एलसीएम होगा, यानी कि जो कुछ भी आएगा तो वो 12 का मल्टीपल होगा, यानी कि इसीलिए ये सारे 12 के हमने चेक किए, जो 12 का मल्टीपल नहीं है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कह रहा था व्यास 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार व्यास का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। तो देखो व्यास हमारे पास 6 है और कह रहा था बाह्य व्यास 6 है, आंतरिक ये था, यानी कि 3 और 2 हो गई, पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु बनाया गया। तो गोले से शंकु यानी कि दोनों के आयतन बराबर करेंगे तो 4/3 पाई, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया, बराबर में शंकु बना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4। इसकी रेडियस कितनी हो गई? 4 हो गई, तो 4 गुणे में 4 इंटू में हाइट हमको निकालनी थी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिकान होती है 27, माइनस का 8 हो गया, बराबर में 4 इंटू में एच हो गया, तो 27 से 8 गया तो 19/4 और एच आ गया, 4 चौकू 16, 3/4 आंसर। अगला सवाल, हेमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1728 का निवेश किया, एक निर्दिष्ट अवधि के बाद उसे इतने मिले, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखो 1728 थे उसके पास, 40 96 बाद में मिले, यानी कि इतना निवेश किया। यहाँ पर पी से अमाउंट कुछ बना होगा जो 40 96 पावर में 3 रहा, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा होगा। 8 दूनी 16 हो गया, 1 बचा 8 एकम 8, 8 छंग 48, इधर करेंगे 8 पन्ना 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये रहा 6 का क्यूब, ये रहा 8 का क्यूब, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो रेशियो क्या चल रहा होगा? 6 से 8 चल रहा होगा, तो ये कितना बढ़ा? तो बटे में 6 गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 33 से 1/3%। अगला सवाल,
अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है। बीना इसे करण को 25% के लाभ पर बेच देती है। यदि करण इसके लिए 2,25,000 का भुगतान करता है तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य कितना है? 225,000 और 125 बटे में 120, ये हो गया 25 पंजे 125, 25 ने में 225 हो गया, जीरो बढ़ा दो। यहाँ पर करेंगे तो 18 पंजे 90 हो गया, और फिर करेंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 कहीं दिख रहा है? आंसर लगा दो। ठीक है, ऑप्शन में अगर इस तरीके से लिखा होता तब तो ठीक है, तो हमें क्या करते, हमें जीरो को वैल्यू देनी पड़ती। अब यहाँ पर अनिल का कुछ ये रहा होगा, 120 बटे में 100 गुणे में 125 बटे में 100 बराबर में हो गया 225 के। इसको सॉल्व करना था, तो हमें जीरो से तो पंचायत नहीं है, हमें इतना पता है कि ऊपर बहुत सारे जीरो आएंगे, बस हमें उसे काटने से मतलब है। अगला सवाल, राम ने 65,500 में एक टीवी खरीदा और उसे इतने में बेच दिया। टीवी के कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो सबसे पहले तो जीरो से जीरो हटा दो, इसके अलावा काटने की जरूरत नहीं है, पहले हम घटा लेते हैं। तो 8 बचा, 10 से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर 8 बच गया, 8 से 5 गया 3 हो गया, 8 से 6 गया 2। इतने का प्रॉफिट हुआ किस पे? 6550 पर गुणे में 100 हो गया। ये जीरो से जीरो चला गया, इधर करेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 8 तिया 24 नहीं जा रहा है, यानी कि 18 से करेंगे तो 18 एकम 18, 18 तिया 54 और एक 55 हो गया, 18 से चला गया तो 18 दूनी 36% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी थी और उसका मासिक व्यय इतना था। अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि और उनके व्यय में इतनी की वृद्धि, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी। सबसे पहले तो ये जीरो हटा दो, ठीक है। उसकी इनकम अगर 27 है तो उसका एक्सपेंडिचर 18 है, तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी? यानी कि दो, यहाँ पर 3 नेम 27 हो गया, 3 छक 18 हो गया, या तो हम 9 दूनी 18 कर सकते थे, ठीक है। तो 3 रुपए की इनकम है, 2 उसने खर्च कर दिए, तो 1 रुपए की सेविंग बची है। अब उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई और व्यय में 14% की, इसका हमें निकालना था। इनका गुणा करेंगे तो ये 84 हो गया, इनका 28 हो गया, इनका x हो गया, इनको जोड़कर इसके बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14 से 8 गया 6, 7 से 2 गया 5, 56% आंसर। इसी तरीके से इस सवाल को करना है, ये आपके पिछले शिफ्ट में भी आ चुका है। अगला सवाल, फाइंड द डायामीटर ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज दिस। अब देखो डायामीटर यानी कि हमें व्यास बताना है, तो पहले तो वॉल्यूम लिखेंगे 4 बटे में 3, पाई का मतलब 22 बटे में 7, और ये इधर हो गया आर क्यूब। अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, और 7 21 और 5 26 प्लस का 6 हो गया, 7 6 13 की 3, हाथ से लगा 1 हो गया, 7 और 6 2 बटे में हो गया 7, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 बचा 44, 11 तिया 33 हो गया। अब 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर 3 243, यहाँ पर कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा ठीक है ना, ये 3 दिया तो है, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6, 7 बटे में 8 हो गया, यानी कि आर बराबर में 9 बटे में 2 हो गया। अब हमसे व्यास पूछा था, तो 9 बटे 2 का 2 गुना कर दो, आंसर आ गया कितना? 9। अगला सवाल, कक्षा में लड़कों का औसत आयु इतनी है। 13 वर्ष औसत आयु वाले 4 लड़कों में कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो कक्षा की औसत आयु में 6 माह की कमी आ गई। कक्षा में शुरुआत में कितने लड़के थे? देखो पहले क्या था, 16 वर्ष थी लड़कों की, 13 वर्ष औसत आयु वाले 4 लड़कों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता, ठीक है। अब क्या हुआ, सबका टोटल मिलाकर 6 माह कम हो गई, यानी कि 6 माह कम हो गई, तो अगर 12 करेंगे तो 0.5 वर्ष कम हो गई, यानी कि 16 थी, 16 से 0.5 हमने कम कर दिया, तो 16 से 1 गया 15.5 रह गई, यानी कि सबका मिलाकर इतना हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.5 आ गया, इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.5 हो गया, 2 बच गया, 0 ये पॉइंट से पॉइंट, 5 एकम 5 पचम 25 हो गया, तो 1 बराबर में 4 है, क्या गुना हो रहा था? 4, तो इसका हमें निकालना था पहले वाले का, तो आंसर कितना आ गया? 20। अगला सवाल, एक वस्तु की पतन की ऊंचाई समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब पतन क्या होता है पता नहीं, एक वस्तु पतन यानी कि ऊंचाई समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, के वर्ग, ठीक है। वस्तु 4 सेकंड में इतने नीचे गिरती है, अच्छा पतन का मतलब है वो नीचे गिरने वाले के सेंस में आ रहा है, ठीक है।
तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। देखो यहाँ पर हाइट दी गई थी 80 सेंटीमीटर और 4 दिया गया, तो ये तो 4 चौको 16 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 16 में कितनी 80। तो और अब 8 में निकालना है तो भाई 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 64 में कितना हो जाएगा, इसका क्या गुना हो रहा था 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो, आंसर 320। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए उसका पीछा करता है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे तो क्या होंगे, उनकी स्पीड तो घट जाएगी, यानी कि 25 और 20 का डिफरेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। अब 6 मिनट में ये कितनी दूरी यानी कि कवर कर लेंगे एक दूसरे, भाई टोटल ये 600 थी, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी कवर होती चली जाएगी। हम ये देखते हैं 6 मिनट में कितनी कवर हो जाएगी। 6 मिनट का मतलब गुणे 60 कर लिया, सेकंड बन गया, 6 तियां 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 25 दूनी 50, 500 मीटर उसने 6 मीटर में कवर कर ली, यानी कि 600 थी टोटल, 500 कवर होगी तो दोनों की बची कितनी है, 100 बची। भाई सापेक्ष चाल से निकाल लेना। तो देखो कहने का मतलब है चोर अगर 20 भाग रहा है तो पुलिस वाला 25 भाग रहा है, यानी कि उनका हर एक घंटे में, भाई ये किलोमीटर प्रति घंटे में ये था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे था, तो एक घंटे में पुलिस वाला 5 एक्स्ट्रा चल ले रहा है। तो भाई हमने निकाल लिया कि 6 मिनट में इतना एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 600 का डिफरेंस कर दिया, इतनी डिस्टेंस बची। अगला सवाल, स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई इतनी है, लड़कों की औसत ऊंचाई इतनी है, जबकि लड़कियों की इतनी है। यदि कक्षा में 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो टोटल छात्र 100 हो गए, यानी कि औसत ऊंचाई, लड़कों की 118 हो गई, लड़कियों की 95 हो गई। एलिगेशन लगा रहे हैं, बात खत्म हो गई। यहाँ पर 18 हो गया, तो लड़कों का दिया गया था यानी कि बॉयज का 20, कै गुना हो रहा था 4 गुना, तो लड़कियों की संख्या 4 गुना मतलब 72। अगला सवाल, 100 श्रमिक 8 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी नहर 25 दिनों में खोद सकते हैं। 2800 मीटर लंबी एक नहर को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या बताइए। तो देखो सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा, MDH वाला, यानी कि M1 D1 इंटू में T1 इंटू में, या टाइम होता ना तो MDH का घंटे के लिए H लिख लेते, तो उसको ले लो। ये W1 बराबर में हो गया M2 D2 इंटू में T2 अपॉन में क्या हो गया W2। इसमें जो भी पता होता है उसका हम मान रख देते। तो 100 श्रमिक थे, 8 घंटे काम कर रहे थे, और काम क्या कर रहे थे, 200 मीटर लंबी नहर, तो काम तो नीचे आ जाएगा, इंटू में 25 दिनों में। अब कह रहे थे 2800 मीटर लंबी, तो 2800 नीचे आ गया, ये तो काम है। फिर 5 घंटे काम कर रहे थे, 32 दिनों में खोदना था और आवश्यक श्रमिकों की संख्या निकालनी थी। तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये चला गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। अब क्या होना चाहिए भाई, ये कटा 55 25, ये 5 से 5 चला गया, 8 चौक 32 हो गया, इधर करेंगे तो ये 25 हो गया, तो M बराबर 25 सत्ते 175। अगला सवाल, एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपए की कमी आ गई। मेस का मूल व्यय बताइए। देखो 15 छात्रों की वजह से कितना फर्क पड़ा भाई, 240 की ये वृद्धि हो गई और प्लस का 5 घोड़े में 90, भाई एवरेज में 5 की कमी आई। टोटल कितने लोग हो गए, 90 हो गए, 90 घोड़े में 5, टोटल ये कमी हो गई और 240 ये, यानी कि 15 लोगों की वजह से 450 इधर कर लो, यानी कि जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6, इतना का फर्क पड़ रहा है। चाहे कम हो रहा हो ज्यादा हो रहा, टोटल मिलाकर इतना हुआ। तो हम यहाँ पर टोटल 75 का निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर क्या गुना हो रहा था, 5 गुना हो रहा था, इसका भी 5 गुना कर दो, तो 0 5 9 45 हो गया, 5 छक्का 30 और 4 34, आंसर आ गया है। अच्छा सवाल है, नोट कर लेना। अगला सवाल, समान चाल वाली 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो समान चाल वाली थी और डिस्टेंस भी समान थी, यानी कि उनकी लंबाई तो 120 प्लस का 120, चालें दोनों क्या थी, विपरीत दिशाओं में, यानी कि जुड़ जाएंगी, यानी कि 2x हो गया, और ये 8 सेकंड में मिल रहे थे, तो ये तो हो गया 240, यानी कि इधर करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि x बराबर 240 बटे में 16 लिख सकते हैं। अब ये एक ट्रेन की चाल आ गई,
अब हमें चाहिए, ये तो आया मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 करना पड़ेगा। तो 16 एकम 16 हो गया, बचा 8, 16 पंजे 80 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, तो 8 18 तियां 54 आंसर। अगला सवाल, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 20 दिनों में करते हैं, यानी कि 20 गुणे में 3 टोटल वर्क आ गया। ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो आंसर आ गया हमारे पास 30। भाई ए बी से 2 गुना कुशल है, तो ये हो गया, यानी कि ये इफिशियंसी हो गई। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे और 20 का गुणा कर दोगे तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब ए को अकेले करना था तो 2 से हमने भाग कर दिया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना के बराबर है, यानी कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना के बराबर है। संख्याओं का अनुपात यानी कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर में 9। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि a अपॉन बी, तो 9 1 10, 9 से 1 गया 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। हमेशा याद रखो, अगर a अपॉन बी बराबर में c अपॉन डी दिया हो तो a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b, c प्लस का d, c माइनस का d, ये लिख सकते हैं। यानी कि इससे हम इस पर भी आ सकते हैं और इससे इस पर भी जा सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यही हमारा होता है एगोंतरा अनुपात का नियम। अगला सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, यानी कि मूलधन अगर हमारा 1 है, मूलधन का 4 गुना, तो साधारण ब्याज हमारा 4 है। वाह भाई वाह। वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, यानी कि अगर समय x है तो दर भी हमारी x हो गई। वार्षिक प्रतिशत दर बतानी थी, यानी कि एक मूलधन है, x इंटू में x हो गया, बटे में 100 हो गया, तो कितना मिल गया हमें, 4 रुपया ब्याज मिल गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 400 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 20%। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों के अगर इफिशियंसी और टोटल वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा, ए की इफिशियंसी 2 हो गई, बी की इफिशियंसी 1 हो गई। साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन तक किया उन्होंने, यानी कि 3 दिन का 9 काम कर लिया। तो 36 से अगर 9 हम हटा देंगे तो 27 काम अभी बचा हुआ है। अब 27 काम बी को अकेले करना है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, 27। अगला सवाल, वर्ष 2019 से 2022 तक किस कंपनी का औसत उत्पादन सर्वाधिक था, यानी कि 2019 से और ये 22 तक। तो एक चीज देखो भाई, एवरेज निकालोगे तो सब में हमें डिवाइड सेम नंबर से करना पड़ेगा। चाहे कंपनी 1 का लेंगे तो डिवाइड में 4, चाहे 2 का लेंगे तो डिवाइड में 4, 3 का लेंगे तो डिवाइड में 4, 4 का करेंगे तो डिवाइड में 4। तो हमें इससे तो एवरेज से मतलब नहीं है, जिसका सम ज्यादा आएगा उसी का आंसर हो जाएगा। भाई यही तो सर्वाधिक पूछा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करते हैं इसको। तो 1 से, यानी कि इसमें देखो, इसमें ज्यादा है, इसमें यहाँ पर ये माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये भी माइनस का हो गया, यहाँ पर करेंगे ये प्लस का हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया, 8 से 7 गया तो 1 हो गया प्लस का 13, यहाँ से 14 से 5 गया तो 9 माइनस का हो गया। इधर करेंगे तो 6 से 5 गया 1, 7 से 6 गया 1 हो गया, यानी कि ये 11 का प्लस था। 9 3 12 कम हो रहा है और ज्यादा कितना हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि ये कैंसिल आउट। अभी सबसे ज्यादा कौन सा है, कंपनी बी का है, ये चीज समझ गए होगे। अब यहाँ पर देखो, ये वाला कम है, यहाँ पर भी ये कम है, यहाँ पर भी ये कम है, यहाँ पर भी ये कम है, यानी कि अभी तक सबसे ज्यादा सेकंड है। फिर देखो 76, ये तो सेम है, ये तो माइनस का हो गया, यहाँ पर ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हो गया। अब इनमें देख लो, तो 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया 2, ये हो गया यहाँ पर प्लस का। यहाँ पर करेंगे 4 से 2 गया 2, 8 से 7 गया 1 हो गया। इधर देखेंगे तो ये तो 0 था, यहाँ पर 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और 8 से यानी कि 7 से 6 गया 1 हो गया, यानी कि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो माइनस वाले देखो बड़े हैं ना, 29 माइनस का है, प्लस का 21 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं छोटा हो गया, इसको भी हटा दो, आंसर लगा दो। तो ऑब्जर्वेशन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति एक निश्चित काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं। 10 घंटे काम करके 13 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम फार्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन यहाँ पर काम सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 6 गुणे में 15 गुणे में 26 हो गया, बराबर में 10 गुणे में 13 इंटू में x हो गया। 13 दूनी 26 हो गया, 15 दूनी 30, 6 18, आंसर आ गया x बराबर 18। अगला सवाल, एक टैक्सी शहर पी से क्यू तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। वापसी यात्रा में ट्रैफिक के कारण टैक्सी की औसत चाल में इतनी की कमी आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, हमेशा याद रखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो और 2 स्पीड दी जाए तो फार्मूला होता 2xy अपॉन में x प्लस का y।
यानी कि 2 गुणे में 60 गुणे में 40 बटे में 100, आंसर आ गया हमारा 48। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ते समय कि कमी आ रही है, यानी कि पहले जो 60 थी और वो 20 की कमी हो गई तो कितनी बची, 40 स्पीड बची। अगला सवाल, 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 8 छंग 48 कहीं लिखा है, बस इतना ही आपको सोचना है। भाई आप पीआरटी अपॉन 100 लिखोगे, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन चाह ही नहीं रहा है, तो 8 छंग 48 डायरेक्ट। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापन 37 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भाई दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया 37 है, इंटू में 37 बी है, इनका गुणनफल दिया था 4106 से। भाई ये एचसीएफ दिया गया था, यानी कि हर संख्या में 37 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर a इंटू में b करेंगे तो 41 बटे में 37 हो गया, इंटू में 37 हो गया। अब 37 का स्क्वायर 4107 हो गया, इधर हो गया 1369, 3 नेम 27, 3 छक 18, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा, 3 बार जा रहा है, यानी कि a इंटू में b क्या आ गया, 3 आ गया। अब संख्या क्या हो सकती, कह रहा था बड़ी संख्या बतानी, तो 3 गुणे में 1 हो सकते, भाई इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर अब संख्या हुई 37 गुणे में 3, यानी कि 111। अगला सवाल, एक ठोस गोले का व्यास इतना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 बटे में 7 और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखो, ये तो हो रहा है, 5 5 10, 8 4 12 नहीं हो रहा है, 9 6 15, 8 7 15 हो रहा है, 5 3 8 6 2 8 ये भी हो रहा है, एक ऑप्शन कट गया, यानी कि हमने कुछ ना कुछ तो मिल ही गया हमको। कैसे मिल गया भाई, दो ऑप्शन आपने जो, एक ऑप्शन जो कैंसिल किया है, यूनिट डिजिट का एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो गया। भाई दोनों में 4 4 आ रहा था, हमने एक को तो काट दिया, तो अब यही तो देखना था बस, यानी कि 4 गुणे में 22 बटे में 7 गुणे में 21 और गुणे में 21 हो गया, तो 7 या 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौक 24, 4 एकम 4, आंसर आ गया। अगला सवाल, स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः इतने और इतने की वृद्धि हो जाती है तो ए और बी में नया अनुपात क्या होगा। भाई 5 गुणे में 120%, रेशियो में 8 गुणे में 115%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। एक ही ऑप्शन में 23 दिया था, क्योंकि 23 गुणे में 5, 23 किसी से कटता नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। अगला सवाल, 15 व्यक्तियों के रहने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया, प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह है और सांस लेने के लिए इतने घन मीटर हवा होगी, शंकु तंबू की ऊंचाई कितनी होगी। तो शंकु का आयतन 1/3, पाई का मतलब 22 बटे में 7, आर स्क्वायर इंटू में एच हो जाएगा, बराबर में कितना दिया गया था। भाई देखो टोटल सांस लेने के लिए हवा उसमें इतनी थी, यानी कि ये 30 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये वर्ग मीटर दिया गया था, यानी कि शंकु पर यही तो वर्ग मीटर होता है, इसी का तो एरिया होता है सर्किल का, यानी कि इसका मान हमें दिया गया था। क्या दिया गया था, 1/3, 5 गुणे में एच बराबर में 30 हो गया। लेकिन एक चीज देखो, ये कितने लोगों का था, 15 लोगों का, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये और सांस ये, यानी कि 15 का हमें गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 15 का गुणा, तो ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखा। ठीक है, 5 छक्का 30 हो गया, 6 तियां 18, लिख के दिखा दिया। वैसे आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हैं कि 15 दोनों तरफ आना, भाई इसमें 15 का गुणा होगा तभी तो ये वॉल्यूम आएगा। आप ये प्रत्येक लिख दिया तो दोनों तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया, टोटल अगर एरिया लिख देता तब आपको एक तरफ करना पड़ता। भाई 5 गुणे 15 होता तो आपको एक तरफ। अगला सवाल, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से इतने किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे इतने मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अब जब वो एक ही दिशा में चलेंगी तो स्पीड क्या होगी उनकी, माइनस हो जाएगी, तो a माइनस बी कितना लगा, टाइम 6। जब वो एक विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, बराबर में कितना लगा। भाई इसको भी घंटे में बना लेते हैं, तो 1 प्लस का 1/2, यानी कि 2 एकम 2, 3/2 घंटे हो गए, तो 3/2 हो गया। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। इधर करेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। कारों की चाल बतानी थी, तो a बराबर में 40 और 10 50/2 हो गया, b बराबर में 40 से 10 गया 30/2 हो गया, यानी कि 25 और 15 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन जरूर देख लिया करना।
कि आपने जैसे सोल्यूशन किया, आप दोनों जो निकालने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऑप्शन में तो देखो ये दो सेम आ रहे, तो इनको तो चेक नहीं करना था, यानी कि दूसरे की चाल निकालते, क्योंकि दूसरे, अच्छा दूसरे में भी सेम है तो फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे चेक कर लिया करो, अगर एक भी ऑप्शन ऐसा आता है कि जैसे मान लो 20 एक ही जगह पे होता तब हम दूसरे का निकालते, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी एक चोर को इतने की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानते हुए कि चोर की चाल इतनी, पुलिसकर्मी की चाल इतनी, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब देखो इसका अगर बैकग्राउंड आपको पता है तो क्या करना था, 3 बराबर दिया गया था 249 और आपको 4 का गुणा करना, 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9, 4 तिया 12, यूनिट डिजिट से काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसने कब चोर को पकड़ा होगा, ये रहा चोर, ये रहा पुलिस, यहाँ से यहाँ पर पकड़ा, तो एक चीज बताओ, जो समय यहाँ पर लगा वही समय यहाँ पर लगा, टाइम कांस्टेंट हो गया, स्पीड में रेशियो 4:7 का, तो डिस्टेंस में भी 4:7 का। हमारे हिसाब से 3 क्वेश्चन में 249 है, चोर की क्या होगा डिस्टेंस, ये होगी 4 बराबर निकालना। अगला सवाल, एक बैंक अपनी जमा राशियों पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक कृषि वर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को प्रत्येक इतने की धनराशि जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाली धनराशि। तो सबसे पहली बात 1 जनवरी लिखो, फिर 1 जुलाई लिखो। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर 2400 रुपया रहा, अगर अर्धवार्षिक रूप से अगर हम करते तो यहाँ से ब्याज कितना मिलता, 24 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 60, यानी कि 60 रुपया ब्याज मिलता। अब यहाँ पर टोटल राशि कितनी हो गई, 2400 प्लस का 60 हो गया, प्लस का हो गया फिर से 2400 1 जुलाई को जमा कर दिया। अब इस पर 6 महीने के लिए फिर से हम रेट निकाल दें, यानी कि 6 महीने के लिए जब निकालोगे तो 25 हो गया, पॉइंट इधर कर दो, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 40 आ गया। अब 40 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 60 हो गया, इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, इधर करेंगे ये 60 हो गया, यानी कि 60 और 60 20 हो गया, 180 121 में ये जोड़ देंगे, यानी कि टोटल ब्याज 181.5 मिला, प्लस का 4800 कर देंगे, क्योंकि 2400 दो जगह हमने जमा किए थे, तो यहां से टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 4981.5 आ गया। अब ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक वाला समझने वाला, और आंसर अगर आप देखते हो ऑप्शन, तो हमें पता हमने 4800 टोटल जमा किए, ब्याज कुछ मिलेगा, इससे ज्यादा तो आंसर आना ही था, ये हो गया। अब आपको डायरेक्ट कैसे सोचना है, जैसे 1 जनवरी रहा है, यही चीज, इसी को आपको अपनी तरीके से शॉर्ट बनाना है। ये 2400 हो गया, यहाँ पर भी 2400 जमा किया। अब ये जनवरी में जो जमा हुआ इस पर तो 1 साल का ब्याज मिला, यानी कि 5% निकालेंगे तो 120 हो गया। अब यहाँ पर हमने जो जमा किया, यहाँ पर आधा ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई को जमा करोगे, वार्षिक में क्या हो गया, वर्ष का कह रहा था, रेट थी वार्षिक, अर्धवार्षिक रेट 2.5% हो जाएगी, तो 2.5% में आधा हो जाएगा 60। लेकिन एक बात समझो, जो यहाँ पर ये 60 आया, ये 60 रुपए कहाँ से आ गए, इस पर एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया यहाँ पर जुलाई में आकर, क्योंकि ये जो 60 था ना, अर्धवार्षिक अगर करते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ से अर्धवार्षिक में 60 रुपया निकल आया, वो यहाँ पर ऐड होकर उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, समझ रहे, पूरे साल में 120 मिला है, लेकिन अर्धवार्षिक में करते तो 60 मिलता, उसके बाद फिर ब्याज मिलकर तब इसमें बढ़ता जाके, यानी कि यहाँ पर ये 60 का 2.5% और मिल जाएगा। 25 छक्का 150 बटे में 10 पॉइंट था, एक के बाद वो चला गया, यानी कि 1.5 यहाँ से मिला। अब इनको सबको जोड़ लो, तो आपको इस बार प्रैक्टिस करना है, ज्यादा बार इसको लगाना, अपने आप से आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा सवाल है, इसके आने के चांस ज्यादा है। अगला सवाल, एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 72 है। इन 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है, अगले 5 खिलाड़ियों का औसत 75 है, बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत 55 है, शेष 2 खिलाड़ियों का औसत बताना। देखो टोटल 22 का 72 था, फिर कह रहा था इन 22 खिलाड़ियों में से 10 का 80 था, और 5 का 75 था, और शेष 5 का 55 था। तो यहाँ पर हमने जोड़ा 10 5 15, 15 और 5 क्या हो गया, 25 हो गया, सॉरी 20 हो गया, यानी कि 2 वाले जो हैं वो इसमें मिक्स तो है नहीं। लेकिन एक चीज बताओ, उनके पास 72 तो रहा होगा एवरेज, यानी कि दोनों इंडिविजुअल 72 लाए होंगे, तभी तो एवरेज 72 रहा होगा, नहीं तो नहीं बनता। लेकिन ये कम ज्यादा लेके आ गए, कितना 8 गुणे में 10 कर देंगे, यानी कि 80 प्लस का हो गया। ये यहाँ पर 3 ले आए, यानी कि 3 गुणे में 5, यानी कि ये 5 15 ज्यादा ले आए। ये यहाँ पर कम ले आए, यानी कि 12 से 5 गया तो 7 हो गया, इससे कर रहे हैं कंपेयर, और 12 से 5 गया 7, 6 से 5 गया 1, गुणे में कर देंगे 5, यानी कि ये माइनस का 85 हो गया,
यानी कि इन दोनों को सम करेंगे तो 95 हो गया, इनका डिफरेंस करेंगे 0, 9 से 8 गया 1, यानी कि प्लस का 10 हो रहा है। अब ये देखो एवरेज से प्लस का 10 ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन नहीं करोगे तो एवरेज 72 बनेगा नहीं, यानी कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो टोटल घटा दिया। अब ये तो आ गया टोटल सम उनका, यानी कि दो खिलाड़ियों का ये टोटल सम आ गया। एवरेज निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से 2, 2 पंजे 10 हो गया, तो 72 से 5 गया 67 हमारा आंसर। अगला सवाल, 18% की हानि के स्थान पर 12% की हानि पर एक वस्तु बेचने पर 120 अधिक में बिकती है, तो क्रय मूल्य बताना। भाई दोनों हानि है तो डिफरेंस कर दो, अगर एक हानि एक प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता। तो 6 बराबर में दिया गया था 120, 100 बराबर में निकालना था, यानी कि 2000 हमारे पास आंसर। भाई सिंपल सी बात है, ये हो गया 18% की हानि 82 हो गया, और 12% की हानि का मतलब हो गया 88। तो हमें जो दिया गया था इनका डिफरेंस था, यानी कि 6 बराबर दिया गया था, 100 बराबर निकालना था। रमन ने 1 लाख में एक वस्तु खरीदी, उसे मोहित को इतने में बेच दिया। मोहित ने फिर वही वस्तु रश्मि को इतने में बेच दी। मोहित को कितने परसेंट की हानि हुई, यानी कि यहाँ से देखो इतने में बेचा मोहित को, मोहित ने फिर इसी वस्तु को रश्मि को बेच दिया। तो सिंपल हो गया भाई, 1 2 और 0 के कर लेंगे और 100 के हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितने की लॉस हुआ, 20 का। किस पर हुआ, 120 पर, गुणे में 100 कर देंगे। 0 से 0, 2 छक्के 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 16 से 2/3% आंसर। ठीक है, अगला सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 में 7 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 12% की कमी हुई तो 7 केजी अधिक खरीद पा रहा था। हम कह रहे थे 100% कमी हो गई, यानी कि 1 किलो का जो भी मूल्य था वो टोटल ही 0 पे पहुंच गया। यानी कि अगर 100% की छूट हो जाती तो कितनी केजी हम ले पाते, यानी कि 1 केजी इतने में हम इतने केजी हम ले पाते टोटल। आइए हमें मान लो 2 रुपए की 4 टॉफी मिल रही, अब उसने कह दिया कि भैया 2 रुपए में जितनी टॉफी मिलती है हम 100% छूट दे रहे हैं, तो 100% छूट में भी तो 4 ही देगा वो, ऐसा तो है नहीं एक्स्ट्रा। यानी कि टोटल वो इतना ला सकता। कह रहा था तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था, यानी कि पहले वाला मूल्य। यहाँ पर करेंगे तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 175/3। ये प्रेजेंट में हम लेके आ रहे, लेकिन पहले क्या था, पहले 7 केजी कम मिल रही होगी, यानी कि यहाँ से 7 कम कर देंगे तो 175 माइनस का 21/3 हो गया। 5 से 1 गया 4, 7 से 2 गया 5, 154/3। इतनी केजी ये पहले मिल रही थी। अब इसका मूल्य बताना था। देखो प्राइस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 1200 में हम इतना ला रहे थे, लेकिन पहले 1200 में इतना मिल रहा था। तो 154 गुणे में हो गया 3, तो यहाँ पर 3 से तो कटना नहीं है, 4 से 2 छक्के 12, 2 से काट लें, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। ये क्या गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होगा। भाई हम कहेंगे तो पूरा पूरा कट गया, आंसर दशमलव में दे रहा है। तो यहाँ से आप सिंपल सा देखो, 1800 में हमें 77 से भाग करना है। ऑप्शन में सबसे पहले क्या लिखा, 2 लिखा है, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया तो 2 हो गया, उतारा लिया 0। ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा दूसरे पे 8, 8 सत्ते 56, 26 से बड़ा है। 6 लिखा है इसके बाद, 6 सत्ते 42, 26 से बड़ा है। 5 लिखा है, 5 सत्ते 35, 26 से बड़ा है। 3 लिखा है, 3 सत्ते 21, 26 से छोटा है आंसर। अगला सवाल, संदीप एक दुकान तक 500 मीटर की दूरी इतने सेकंड में तय करता है, फिर वह एक दूसरी दुकान को 400 मीटर की दूरी इतने सेकंड में तय करता है, उसकी औसत चाल। भाई देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यानी कि 500 प्लस का 400, टोटल टाइम 175 प्लस का 125। ठीक है, तो ये हो गया 900 और ये हो जाएगा 300, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा है y varies directly as x plus 3 and y equal to 8 when x equal 1. x varies inversely as z and x equal to 2 when z equal to 6. Find the relation between y and z. कह रहा था y वेरी करता है किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती है x plus 3 के। अगली लाइन में लिखा इनवर्सली, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, x और y z के। यानी कि कहने का मतलब है ये y है अनुक्रमानुपाती x plus 3 का, और x व्युत्क्रमानुपाती है किसका, 1/z का। ये चीज हमसे बोली गई है। अब यहाँ पर देखो कह रहा था कि z और y में हमें रिलेशन बताना है, यानी कि हमें y किसमें बताना है, इनमें रिलेशन बताना है। अगर हम यहाँ पर रखते सबके मान, तब कैसे रखते, पहले तो इनको बना लेते हैं, एक इनका कांस्टेंट k बना लिया, ठीक है,
इसका अगर कांस्टेंट बनाएंगे तो x बराबर कुछ भी मान लो p मान लेते हैं, p अपॉन में z हो गया। अब सबके क्या करते हैं, मान रखते हैं। यहाँ पर दिया गया था y बराबर में 8, बराबर में k बराबर में क्या दिया गया था वो तो निकाल लेते हैं। x बराबर में 1 प्लस का 3 हो गया, यानी कि k बराबर में क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो y बराबर में 2 x प्लस का 3 हो गया, यानी कि सॉल्व करेंगे तो y माइनस का 6 बराबर में 2x हो गया। अब यहाँ पर भी यही करते हैं, x बराबर 2 पुट किया, p बराबर हमें निकालना है z अपॉन में क्या है 6 है, यानी कि p बराबर में क्या आ गया 12 आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो x बराबर में 12 इंटू में 1 अपॉन z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब इतना लिख लिया है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह, तो y माइनस का 6 बराबर में 2 गुणे में 12 बटे में z हो गया। तब इसको सॉल्व करेंगे तो z y माइनस का 6 बराबर में 12 दूनी 24 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, तो 25 से कम 25 किया, 25 से 6 चला जाएगा तो 19 बचा, 19 बटे में 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये गुणे का साइन करेंगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ पर ये 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन गया जाके 1, तो 1 इंटू 1 अपॉन 5 तो 1 बटे में 25। ये पूरा सॉल्व किया तो ये 1 बटे में 25 आ गया। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 9 ने में 81 है, यहाँ पर भी 9 का गुणा, यहाँ पर भी 9 का गुणा, यानी कि 9 1 10 बटे में 81, गुणे में 1 बटे में 10, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 बटे 81 आ गया, यानी कि 1 बटे में 25 बटे में 1 बटे में 81 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे, 81 बटे में 25 प्लस का 19 बटे में 25, यानी कि पूरा हो गया 100 बटे में 25, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये देखो सवाल तो बहुत लंबा था, जहां मुझे अच्छी नहीं मिली, मान लो ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा था कुछ, फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के ये आरवी चैनल से फिर से निकाला। तो मेहनत लगती है इन सब चीजों में, ऐसा नहीं है कि उठाए वीडियो बनाए ये डाल दिया बस, मेहनत करनी पड़ती है। 2004 की तुलना में 2009 में सभी कॉस्मेटिक उत्पादों की मिलाकर औसत बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से लेकर 9 तक सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 50 40 90 हो गया, 90 और 6 150 और 9 240 और 8 जोड़ देंगे तो 320 हो गया। बचा क्या, ये 5 बचा, यानी कि 325 आ गया इधर। ठीक है, अब 2009 के लिए जोड़ देते हैं, देखो 75 और 75 150 हो गया, 150 में 8 जोड़ा तो 240 हो गया, सॉरी 230 हो गया, और 230 में इधर जोड़ेंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1 10 10 9 19 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और 9 3 12 की 2 हासिल लगा 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब कितने कह रहा था, बिक्री में प्रतिशत वृद्धि बतानी थी, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 13 से 5 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 11 से 2 गया तो 9 बच गया, यानी कि इतने की वृद्धि हुई किसमें, 325 गुणे में 100 की। तो यहाँ से 5 छक्का 30 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 तियां 15, 4 अट्ठे 32 हासिल लगा 3 हो गया, 4 निम 36 और 3 39 बटे में 13 हो गया। तो 13 तियां 39 हो गया, बचा कितना है, कुछ नहीं, 0 आना था, आंसर लगा दो। ठीक है, क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा था। अगला सवाल, यदि सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर शुक्रवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या कितनी थी। तो भैया देखो सोमवार कहाँ पर लिखा है, यानी कि शुक्रवार से हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो देखो मंडे के लिए MONDAY, स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पर फ्राइडे को जोड़ेंगे, 7 5 12 12 और 8 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 8 2 10 8 18 18 और 7 25 25 और 9 34 हो गया, हासिल लगा 3 8 3 11 4 3 11 और 8 19 19 और 9 27 27 में 8 35 हो गया। इसका 15% था मंडे को। ठीक है, तो कह रहा था तो सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या कितनी थी। तो यही तो हमें निकालना, तो 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, इधर 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 हो गया, 3 सत्ते 21 यूनिट डिजिट से काम हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 1 22 हो गया, 3 एकम 3 2 5 हो गया, तो 521 आ गया, 3540 और ये जोड़ देंगे तो 1 4 2 6 5 5 10 हासिल लगा 4। भाई उसने 15% अधिक बोला था ना, और मैंने यहाँ पर देख लिया कि 0 है। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 1 ही देगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ और दे देगा, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया था। अगला सवाल, आदित्य ने 630 प्रति थैले के मूल्य से 2 थैले बेचे, थैले पर उसे 33% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 33% की हानि हुई, पूरे लेन देन में इसका लाभ और हानि परसेंटेज
हमको बताना है। देखो यहाँ पर प्रत्येक थैला 630 में बेचा गया, यानी कि उनका सेलिंग प्राइस बराबर है, तो 100 की चीज 133 होगी। यहाँ पर 100 से 33 का डिफरेंस यानी कि 30 गया 70, 70 से 3 कम कर देंगे 67 आ गया। अब यहाँ पर 67 का गुणा करना पड़ेगा पूरे में, इसमें 133 का, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना है। अब सेलिंग प्राइस बराबर करना है तो यहाँ पर 33 का प्रॉफिट हो रहा था, 33 गुणे में 67, ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर लॉस हो रहा था कितने का, 33, 33 गुणे में 133 हो गया, ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। अब यहाँ से 33 कॉमन ले लो तो 133 माइनस का 67 हो गया, 13 से 7 गया तो 6, 12 से 6 गया 6, यानी कि इतने का लॉस हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट वाले तो चले गए हमारे पास। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो इसमें भी 67 का गुणा, इसमें 133 का गुणा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 तो कॉमन ले लिया, 7 3 10, 7 3 10, 200 हो गया, यानी कि 200 गुणे में 100, इतने पर हमें 66 गुणे 33 का लॉस हो रहा है, गुणे में हो गया 100, यानी कि ये कैंसिल आउट, 2 3 6 हो गया, 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 हो गया, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि इतने का लॉस होगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, 6 से 3 गया 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 6 से 3 गया फिर से 3 बच गया, फिर बाहर निकलेंगे ब्रैकेट के तो सबसे पहले तो डिवाइड आ जाएगा, तो 12 गुणे में 6 डिवाइड बाई 3 प्लस का ये 6 हो गया, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस का 6 आंसर 30 हो गया। अगला सवाल, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाराणसी से इतने पीएम पर निकलती है और उसी दिन इतने पर लखनऊ पहुंचती है, रेलगाड़ी की औसत चाल इतनी है तो दूरी बतानी। भाई कितना टाइम लग गया उनको, 8 से 3 गया 5 घंटे लग गए, कितने की चाल से, 140 की चाल से, 14 पंजे 70 आंसर आ गया। ये तो आसान था भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू में टी होता है, तो भाई तो फार्मूला लगाना था। अगला सवाल, अब इसमें देखो कुछ भी करना चाहते हो, जैसे वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो, जैसे x बराबर 1 रख लो, ऑप्शन में कुछ सेम नहीं होना चाहिए बस, उससे भी आंसर आ जाएगा, वो तो आप लोग कर ही लेना, हम इसको डिटेल से करते हैं। तो x की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 हो गया, क्योंकि आपको डिटेल जरूर से पता होनी चाहिए, अगर डिटेल नहीं पता होगी तो आप बहुत दिक्कत में पड़ने वाले, बाई चांस सवाल ना बना फिर क्या करोगे, ठीक है। तो x माइनस 2 हो गया, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का 2 स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 2 इंटू में x हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो x अगर हम कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 4x प्लस में 4 आ गया, यानी कि ये बना क्या जाके, ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना जाके, ये आ गया यहाँ से, यानी कि एक तो ये पॉइंट बना और एक हमारे पास ये बना। अब इसको करते, ये लिखा हुआ था x माइनस 2 का होल क्यूब, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है भाई, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही तो तीसरे में ऑटोमेटिक होगा। भाई इसमें केवल क्या कॉमन था, x माइनस 2, तो आंसर आपको यहीं से लगा देना था, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, यानी कि 3 गुणे में 2 इंटू में x और x माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो दोनों है, ये भाई देखो ये माइनस का 8 है, ये हो गया 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर हो गया माइनस का x स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12x हो गया, ठीक है, वो भी प्लस का, तो बिल्कुल बन गया, यानी कि x माइनस 2 तीनों में आ रहा, आंसर लगा दो। बाकी देखो अगर वैल्यू पुटिंग करके करना चाहते हो तो आप कर लेना, x बराबर 0 रख के देख लेना, ऑप्शन में कुछ सेम नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप ट्राई करना। एकल छूट बतानी थी भाई, 10% का मतलब 10 से चीज 9 हो गई, 15% का मतलब हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से 3 कम करेंगे 17, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5 से 4 हो गई, तो 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 55 25, यानी कि 250 हो गया, 17 ने में 153 हो गया, तो यहाँ से 10 से 3 गया 7 हो गया और 14 से 5 गया तो 9 हो गया, बटे में 250 हो गया, गुणे में 100 हो गया, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 नेम 36, 36 और 2 38.8 आंसर। अगला सवाल, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का 2 गुना है, नाव और धारा की चालों का योग इतना, धारा की चाल। देखो एक तो दिशा में जा रहा है, एक तो दिशा जा रहा है, अगर हम टाइम का रेशियो देखते, कह रहा था समय उसी नाव द्वारा लिए गए अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का 2 गुना है, यानी कि अनुकूल का 2 गुना, यानी कि अगर इसमें 1 टाइम लग रहा है इसमें 2 टाइम लग रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेशियो पर काम कर रहे हैं। अगर हम स्पीड का लिखेंगे तो 2:1 हो गई। अब जो स्पीड है जो दिशा में जा रहे हैं वो किसका मान है, a प्लस बी का मान है, ये किसका मान है, a माइनस बी का मान है, तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर में दिया गया 2/1, कंपोनेंडो डिविडेंडो a अपॉन बी बराबर में 2 1 3 बटे में 2 से 1 गया 1 हो गया, हमारे हिसाब से 4 बराबर में 90 हो गया, तो 1 बराबर में 22.5, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगला सवाल,
1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास वाले तार में डाला जाता है तो तार की लंबाई कितनी होगी। देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के गोले यानी कि 4/3 पाई r³ का मतलब 1 गुणे में 1 गुणे में 1। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर व्यास के कह रहा था तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा था, तार की, यानी कि पाई r² का मतलब 2 गुणे में 2 और हाइट हमको निकालनी थी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 ये h का आ गया मान। अब यहाँ पर देखो 1/3 आया, अगर आप इसमें भाग भी करते हो पॉइंट लगाओगे 0 तो 0.33 समथिंग आएगा, यानी कि ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसीलिए हमने पहले चेंज नहीं किया mm को और किसी मीटर या सेंटीमीटर में, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप चेंज करने लग जाते हैं, ऑप्शन चाहता ही नहीं है। उसने सेंटीमीटर में यही मीटर में लिख देता, यही सेंटीमीटर में, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता, तब तो आपको पूरा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा बोला नहीं उसने। ठीक है, बाकी आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि mm से सेंटीमीटर में 10 का भाग करना पड़ता है, तो 2 बार 10 का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100/3 आ जाएगा। तो 33 से 1/3 ये एग्जैक्ट। बाकी कोई जरूरी नहीं होता कि चेंज करना, हमेशा इसके चक्कर में मत रहा करो। 0 क्या करेगा, या तो पॉइंट हटाएगा या तो पॉइंट बढ़ाएगा, यानी कि ऑप्शन में सेम नंबर लिखे हो, जैसे 33.33, 3.33 और 33.33, तब आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल, विद्यालय 1 और विद्यालय 3 में प्रति कक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत परसेंटेज के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये देख लें दिया क्या गया था, दंड आलेख में दिए गए अलग अलग विद्यालय 1 2 3 10 11 12 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज पर विचार करें, यानी कि ऑलरेडी दिया गया था। तो एक में देखते हैं 7 5 12 12 8 20 हो गया, इनका एवरेज निकालेंगे तो 3 हो गया, 3 से भाग कर देंगे, 4 3 7 3 10 हो गया, यानी कि इसमें भी भाग कर देंगे, दोनों का डिफरेंस यानी कि 10/3 आंसर। अगला सवाल, एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक हैं। एक अन्य विषय में प्रैक्टिकल के लिए अंक 60 और थ्योरी के लिए अंक 40 हैं। यदि आर को प्रैक्टिकल में औसतन 40 अंक और थ्योरी में औसतन 60 अंक मिले तो उसके प्रति विषय औसत अंक कितने हैं। यानी कि देखो प्रति विषय औसत अंक पूछे हैं और औसत अंक यहाँ पर दिए हुए थे, तो यही तो मिले हैं भाई प्रति विषय। नहीं समझे, देखो पहला अगर देखते तो इसमें 40 थे किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए, 110 थे किसके लिए, थ्योरी के लिए। सेकंड में अगर हम देखते तो प्रैक्टिकल के लिए 60 थे और थ्योरी के लिए कितने थे भाई, 40 थे। तो उसे आर को प्रैक्टिकल में औसत 40 अंक मिले, यानी कि अगर दोनों को देखते प्रैक्टिकल में तो दोनों को मिलाकर 80 अंक मिले उसे टोटल भाई, और एवरेज 40 मिले तो 2 सब्जेक्ट थे ना, दोनों को अगर करेंगे तो 80 हो गए। यहाँ पर 60 मिले किसमें, थ्योरी में, दोनों को मिलाकर, तो दोनों में मिलाकर हमें 120 मिले ना, अगर इनको जोड़ देंगे तो 200 टोटल मिले ना उसे नंबर। अब हमें औसत चाहिए प्रति सब्जेक्ट का दोनों को मिलाकर, तो भाग कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वो दिया हुआ था, बस उसको कंफ्यूज करने के लिए उसने इतना सब कुछ कर दिया। अगला सवाल, 17 और किसी अज्ञात संख्या का मध्य अनुपात इतना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 2 नंबर आपको दिए जाए तो मध्य अनुपात क्या होता है, √a भी होता है, यानी कि √17 इंटू में x बराबर में 51 दिया था, तो 17 गुणे में x बराबर में 51 गुणे में 51 हो गया, 17 3 51 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 150। अगला सवाल, पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 60 दिनों में पूरा करती है। यदि 8 पुरुष और बुला लिए जाएं तो काम सामान्य से 10 दिन कम में समाप्त हो जाएगा। मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितनी है। देखो कह रहा था निश्चित संख्या कुछ रही होगी, 60 दिनों में पूरा काम हो रहा था, कह रहा था 8 पुरुष और बुला लिए जाए तो 8 पुरुष और आ गए, तो काम सामान्य समय से 10 दिन कम में, यानी कि 60 से कम किया 10 तो 50 हो गए। अब हमें यही निकालना था कि इसमें कितने रहे होंगे, तो 6x 5x प्लस में 40 हो गया, 6 से 5 गया, x बराबर में 40, यानी कि स्टार्टिंग में 40। अगला सवाल कह रहा था इनका औसत दिया गया था 10x का मान। देखो या तो आप जोड़कर कर ले, वो सबसे आसान तरीका होता है, बाकी आप डिवीजन मेथड लगा लें, जब छोटे नंबर हो तो लगा सकते हैं, बड़े में मत लगाया करो। और वैसे भी ये आसान है, डायरेक्ट आपको करना था। वैसे 9 से ये कम कितना है, 10, ये प्लस का 6 ज्यादा है, ये प्लस का 3 ज्यादा है और ये माइनस का 3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 6 और 1 का डिफरेंस 5 का प्लस हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 5 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमें एवरेज 10 बनाना है, यानी कि कम करना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो 5 कम लाएगा एवरेज से, तभी तो एवरेज हमारा मेंटेन हो पाएगा। तो ये प्लस वाला हम 10 से माइनस कर देंगे। अगला सवाल, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आयाम इतने और इतने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे गए और 4 8 6 2 देखा, दिल खुश हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16।
8 8 16 16 6 22 यूनिट डिजिट मिल गया, काम खत्म। अगला सवाल, एक वृत्ताकार डिस्क का भार उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो देखो भार कह रहा था यानी कि वेट, उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, कह रहा था दो समरूप समान डिस्क की मोटाइयों का अनुपात इतना है, यानी कि उनकी मोटाइयों का अनुपात दिया गया था, पहली डिस्क और दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है, यानी कि यहाँ पर 2 डिस्क है तो दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना हो गया। बहुत बढ़िया बात है, त्रिज्याओं का अनुपात बताना था। अब मोटाई की बात कर रहा था तो भैया देखो यहाँ पर ऐसे कर लो, H1 हो गया W2 R2 का स्क्वायर इंटू में S2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इनको हम डिवाइड करेंगे W1 अपॉन W2, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर और H1 अपॉन में H2 हो गया। ठीक है, वेट का रेशियो 4/1 दिया था, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो गया। मोटाई का रेशियो 16:9 दिया था, 4 चौकू 16 हो गया। जब यहाँ से हम लिखेंगे तो R1 अपॉन में R2 बराबर में 4 चौकू 16 4 होगा। ठीक है, 3/2 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता ने एक सोफे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है? साथ ही यदि सोफे का क्रय मूल्य इतना है तो उसे कितनी धनराशि का लाभ हुआ? तो देखो सबसे पहले 80 से चीज बन गई तो 100 हो गई। हमेशा ध्यान रखो क्रय मूल्य से हमें अंकित मूल्य पर जाना हो और आपको बताओ कि अंकित मूल्य पर हमें आगे फर्दर कोई काम करना और 25% दिया गया तो ये कॉस्ट प्राइस और सेल मार्क प्राइस का रेशियो हमेशा याद रखो, क्योंकि 80 का अगर 125% करोगे तो ये डायरेक्ट 100 बनता जाके। तो ये कैलकुलेशन आसान करने के तरीके होते हैं और उस पर सवाल आते हैं। देखो ये मैंने तो बनाया नहीं है तो सवाल तो आने ही आने हैं। अब कह रहा था कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट, यानी कि 12% की छूट दे देंगे तो 88 में बेचा, यानी कि यहाँ से अगर प्रॉफिट देखते तो 8 का प्रॉफिट हुआ। 8 का प्रॉफिट हुआ है हमें किस पर हुआ है? 80 पर, गुणे में 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 10%। इतना ही आपको करना था, आंसर आ जाना था। इसके अलावा कह रहा था यदि सोफे का क्रय मूल्य 15,000 है, यानी कि 80 का मान दिया गया था 15,000 और धनराशि लाभ बताना था, लाभ हमें 8 रुपए का हो रहा था, ये इससे चला गया, ये चला गया, आंसर फिर भी आ गया। ठीक है, अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए इतना इतने के वर्ष दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर दी गई थी। वार्षिक रूप से संयोजित होती है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर क्या बनेगा? सक्सेसिव वाला मेथड बनेगा, इसके अलावा कुछ बचता नहीं। 4% का मतलब हो गया 1/25, यानी कि 25 से 26 पहुंच गए। फ्री मेथड लगाना चाहो वो भी हो जाएगा, 20 से 21 हो गया। 6 का मतलब हो गया 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 50 से 53 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा। 25 पंजे 125 हो गया, 2 जीरो आ गए। यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले 13 का गुणा कर लेते, 21 3 63, यहाँ से लगा 6 हो गया। 21 पंजे 105 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 111 हो गया। 13 का गुणा करेंगे, 13 3 39, हासिल लगा 3 हो गया। 13 एकम 13 और 3 16 हो गया। 13 एकम 13 और 1 14 हो गया। 13 एकम 13 और 1 14 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कितना हमें क्या निकालना था? ब्याज ना, तो 9 6 14 से 5 गया 9, 3 से 2 गया 1, इतना हमको ब्याज मिला। यानी कि 12500 का मान हमें दिया गया था, 15000, हमें निकालना था 1969 का। तो 0 से 0 चला गया, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125 हो गया। अब हमें पॉइंट में तो आंसर आना ही पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं भाई। 6 में 54 हो गया। या तो ऐसा करो 2 का गुणा यहाँ कर लो, 2 का गुणा यहाँ कर लो, बस आपका आसान हो गया सवाल। देखते जाएंगे हम ऑप्शन की, जहां पर हमें मिल जाएगा वहीं पर आंसर हो जाएगा। तो देखो 6 दूनी 12, 12 में 108 हो गया, हासिल लगा 10, 12 छंग 72, 72 और 10 82, हासिल लगा 8 हो गया। तो देखो 2 8 मिलना चाहिए, 2 8 यहाँ पर मिल रहा है, केवल हटा दो, आंसर आ गया। ठीक है, बाकी पूरा कर लेते हैं। 12 में 108 और 8 जोड़ दिया तो 116 हो गया, हासिल लगा 11, 12 कम 12 हो 11 23 और पॉइंट लगा देंगे एक के बाद आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में इतने का अंतर है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, 2 से 1 गया 1, 1 गुणे में 10 बराबर में दिया गया था 500, 100 बराबर निकालना था भाई 5000 आ गया। ये तो आसान सवाल था भाई। देखो प्रिंसिपल अगर 100 होता, 10 ये रहा, अगर 2 साल का ब्याज निकालते तो 20 आता, 100 प्रिंसिपल 10 रेट हो गई, 3 वर्ष का निकालते तो 30 आता है, इनका डिफरेंस 10 हो गया, वही 10 बराबर 500 दिया था, 100 बराबर निकाल लिया। अगला सवाल,
ए और बी 10 दिनों में कर सकते हैं, बी सी 15 में, ए सी से 2 गुना अच्छा, यानी कि सी अगर एक इफिशियंसी है तो ए की 2 है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस का सी, ये कर रहा था 10, ये कर रहा था 15। एलसीएम लेंगे, 30 आ गया, 10 तिया 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। कह रहा है भाई ए प्लस बी, ये 3 इफिशियंसी हो गई, बी प्लस सी की 2 हो गई। और ये भी आपको पता है कि ए और सी की इफिशियंसी 2:1 में है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस करते तो कितना आता, 1 आता, यानी कि ए प्लस बी माइनस का बी माइनस का सी करते तो कितना आ गया, ए माइनस सी बन आया। यहाँ पर ए माइनस सी करते यहाँ पर भी बन आ रहा है, यानी कि जो भी दिया गया है वो एकदम सेटिस्फाइड है, यानी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, जो कुछ भी इफिशियंसी दी गई है उस सही सही दी गई है, तो हमें अपनी तरफ से बनाने की जरूरत नहीं है उसमें रेशियो वगैरह। तो ए की इफिशियंसी 2 हो गई, बी की 1 हो गई, यहाँ पर भी 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई। ठीक है, अब बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बटे में 1 कर देंगे, आंसर आ गया 30 दिन। अगला सवाल, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं जिन्होंने औसतन इतने अंक प्राप्त किए, यदि कक्षा के औसत अंक 78 है तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं। भाई देखो 30 लड़कियां हैं, 20 लड़के हो गए, यानी कि 30 और 20 इनका रेशियो क्या आ गया, 3:2। लड़कियों का यानी गर्ल्स का और ये बॉयज का हो गया, ये हमें पता नहीं है, टोटल 78 पता है, इनका रेशियो 3:2। हमारे हिसाब से डिफरेंस 10 आया, क्या गुना हो रहा था, 5 गुना, तो इसका भी क्या गुना हो जाएगा, 5 गुना 15 हो गया। यानी कि आपको एक चीज पता है एलिगेशन में, अगर एक बड़ा है यानी कि 78 से एक बड़ा है तो एक छोटा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 78 माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 63। अगला सवाल, चलिए फिर 12 की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये लास्ट है, वैसे तो लास्ट नहीं बोलनी चाहिए, और आपका फर्ज बनता है कमेंट जरूर से करें। ठीक है, जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के चलते हैं, अगर ज्यादा आप नेगेटिव कर दोगे तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं इस चीज के लिए कि आप कुछ भी लिख के चले जाओगे। ठीक है, और फिर मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। बाकी आप जो भी सजेशन वगैरह हो जिस तरीके का, यानी कि नेगेटिव कमेंट भी करने हैं ना, तो बहुत ढंग से कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के चले जाएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।